Myself Vishal Shankar Srivastava. Today we are discuss about the force component involved, various types of force involved in the metal cutting. That is a part of the manufacturing process unit 2. That's code is KME 403 and this is the second lecture of this unit. Covered we topics are chip formations, types of chips, merchant circle diagram, etc. In previous lecture we already discussed what is the process of the mechanics of metal cutting. मैं यहाँ पे दोबारा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि when tool, this is a tool, make contact with workpiece. This tool make contact with the workpiece. This is a tool make contact with the workpiece and compressive force is applied here. That compressive will be develop shear force and shear force generate in the region of the shear, that region is known as a shear zone. shear force जहाँ पे भी डेवलप हो रहा है वो shear zone कहलाता है और उसी यहाँ पे shear deformation होगा, that shear deformation will be responsible for the chip formation. अब चिप्स जो डेवलप हो रही है वो या तो लेथ मशीन की भी ऑपरेशन हो सकती है, कटिंग ड्रिलिंग भी ऑपरेशन हो सकता है, मिलिंग भी हो सकता है और वो आपका मशीन सरफेस ग्राइंडिंग भी ऑपरेशन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. अब चिप्स का शेप एंड साइज़ डिफरेंट हो सकता है, वो आपको कैसा भी चिप्स स्मॉल साइज़ का भी मिल सकता है, थिकनेस ज़्यादा होगी, किसी की थिकनेस कम होगी, किसी की चिप्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी. तो आपको जो चिप्स मिलेगा वो कैसे और क्यों मिल रहा है इस पर भी हम डिस्कस करने जाएंगे हम. ठीक है, तो जो बेसिकली चिप्स जो हमें फॉर्मेशन होती है, चिप्स और डेवलप ड्यू टू मेटल डिफॉर्मेशन एट द टिप ऑफ द टूल बाय शेयरिंग प्रोसेस. और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है. ठीक है, क्योंकि एक बार चिप्स का जो डिफॉर्मेशन हो गया दोबारा वो ऐड नहीं हो सकता. तो मेटल कटिंग में जब अब चिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इससे यहाँ पे एक दो बातें और भी आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल का रिमूवल हो रहा है. तो एक हम अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे ये है कि ये इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस. सब्ट्रैक्टिव का मतलब यहाँ पे मेटल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्टिव टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस कहलाता है. इसके अपोजिट में जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं एडिटिव मशीनिंग. जैसे कि अगर हमें कोई ये ट्राइंगल शेप बनाना है तो इसके दो तरीके हैं. एक हमारा रॉ मटेरियल है, इसमें से हमने ट्राइंगल शेप कट कर दिया, ये हमारा ट्राइंगल शेप हो गया. तो ये रिमूव करना होगा इस एरिया को, तो ये सब्ट्रैक्टिव हो गया. मेटल कटिंग से हो सकता है, जैसे भी आप करो. तो ये जितना भी अमाउंट होगा ये, इसके अलावा जो ये जितने भी अमाउंट्स हैं हमारे, ये स्क्रैप में चलेंगे, इसकी वैल्यू स्क्रैप के बराबर होगी. एडिटिव्स में क्या होता है कि हम लेयर बाय लेयर डिपोजिट करते जाते हैं. यहाँ पे क्या एडिटिव होता है, इसमें हमें स्क्रैप नहीं मिलता है कुछ भी, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो जिस मटेरियल की कीमत जो है सपोज करिए कि जितनी थी उससे अब वो घट जाएगी, वो हमारी स्क्रैप की कैटेगरी में चला गया. और अगर हमने डायमेंशन एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की तो वर्क पीस हमारा ख़राब हो सकता है. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई सर्कुलर वर्क पीस डेवलप करना है, 10 mm इसका डायमीटर है और हमें रिक्वायर्ड है 9 mm, टॉलरेंस उसने दे दिया है प्लस माइनस 0.2 mm का. तो अगर आपने 9.2 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल 9.3 mm कर दिया, तो आपका वर्क पीस रिजेक्ट हो जाएगा. या 8.6 कर दिया तो भी आपका वर्क पीस रिजेक्ट हो जाएगा. तो हमें मेटल कटिंग में जब भी हमें मेटल कटिंग करते हैं तो ये इस चीज़ को हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है. बट के एडिटिव्स में क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो उसको आप फिर से फिनिशिंग करके पा सकते हो. तो इसके ड्रॉबैक भी हैं, कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं इसके. तो ड्यूरिंग द मेटल कटिंग, जब भी हम मेटल कटिंग करते हैं तो चिप्स की जो शेप एंड साइज है या चाहे जो हमारा टाइप्स है वो हमें देखना है कि कितने टाइप्स के हमें चिप्स मिलना है. बेसिकली चिप्स जो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिन्यूस चिप्स, डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स एंड कॉन्टिन्यूस विद बिल्डअप एज. कॉन्टिन्यूस विद बिल्डअप एज को शॉर्ट फॉर्म में BUE कहते हैं, बिल्ट अप एज. ठीक है,
इसको कहते हैं। मेनली जो होता है हम जो हमारा जो होता है मेन दो ही हम चिप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पे बात करते हैं। अब ये चिप्स कैसे पता चलेगा और क्या रीजन्स है कि ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस मिल रहे हैं हमें, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो चिप्स का साइज है, शेप है या टाइप्स है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी वर्कपीस की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आपके कटिंग पैरामीटर्स जो हैं, जैसे कटिंग स्पीड है, मशीनिंग पैरामीटर्स हैं, कटिंग स्पीड है, फीड रेट है, डेप्थ ऑफ कट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना डेप्थ ऑफ कट ले लिया। डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा ले लिया तो भी हमें डिसकंटिन्यूस शिप मिलेगा, डेप्थ ऑफ कट कम लिया तो कंटिन्यूस शिप मिलेगा। जैसे वर्कपीस ज़्यादा हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार्डनेस ज़्यादा है तो चिप्स के फॉर्मेशन में होगा, छोटे छोटे चिप्स में वो चिप्स से निकलेगा, तो वो डिसकंटिन्यूस चिप कहलाता है। तो हम इस चीज़ को आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। हाँ, पहला जो है हमारा कंटिन्यूस चिप्स। कंटिन्यूस चिप्स का मतलब कि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ तक के मटेरियल्स को अगर आप रिमूव करोगे, यहाँ से मशीनिंग करते हुए आओगे, तो चिप्स जो मिलेगा आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का मिलेगा, थर्मल एक्सपेंशन हो गई, थोड़ा सा बढ़ जाता है चिप्स, ये कंटिन्यूस मिलेगा। अगर इसे ही हम कहते हैं कंटिन्यूस चिप। इसका शेप लाइकली टू भी इस तरह भी हो सकता है या कर्ली शेप में भी हो सकता है, इसे कंटिन्यूस चिप कहते हैं। कंटिन्यूस चिप्स डक्टाइल मटेरियल्स पे ही मिलेगा, ब्रिटल में नहीं मिलेगा, डक्टाइल पे मिलेगा, ठीक है। हाई कटिंग स्पीड पे मिलेगा, पॉजिटिव लार्ज रेक्टेंगल का मतलब अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, वो मिलेगा, और फीड रेट लो होना चाहिए, क्योंकि जब हम फीड का बढ़ा देंगे तो टूल पे प्रेशर पड़ेगा और टूल जो है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा तो तोड़ते हुए निकलेगा चिप्स को, तो ये मिलेगा। अब हमें इस केस में क्या होगा कि सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये डक्टाइल मटेरियल है तो सरफेस फिनिशिंग भी और अच्छी मिलेगी, ये भी एक रीजंस होता है। तो जो हमारा ये चिप्स होता है, कंटिन्यूस चिप जो होता है, ये कर्ली शेप में होता है। तो कर्ली शेप में जब होगा, जैसे कि सपोज कि आपने देखा होगा कि आपके बाल्स हैं, अगर आप अपने मतलब बाल को सही से अगर कॉम्ब ना करो तो वो कर्ली शेप में होते, एक जगह बंचेज बन जाते हैं। छोटे बच्चों में ये केसेस मिलता था। ऐसे यहाँ कर्ली शेप होने की वजह से दूसरा चिप जब मशीनिंग करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक दूसरे से कर्ली शेप में बंचेस बनते जाएंगे और ये यहाँ पे कुछ बहुत सारा बंचेस बन जाएंगे। अब आप देखोगे कि जब वो बंच हो जाएगा, एक जगह कम्युलेट हो जा रहा है, तो दैट विल बी क्रिएट a lot of difficulties. We cannot easily visible the machined surface. In reference of quality inspections, we cannot see in here what is the exact position of the finished surface. See, it is finished or not finished. ये हमें पता नहीं चल पाता है कि ये इसकी पोजीशन यहाँ पे ये कैसा है, कि सरफेस कैसा मिला हमें, वो हमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जब ये बंच में होगा तो ये अपना कुछ यहाँ पे रबिंग का काम करेगा। रबिंग का मतलब यहाँ पे रबिंग करेगा, ये तो ऑलरेडी एक चिप का पार्ट है, तो ये यहाँ पे टूल के इस रीक सरफेस पर रबिंग का काम करेगा और रबिंग करते हुए वहाँ से मूव करेगा, तो यहाँ पे वियरिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और माइट भी वो यहाँ पे भी आ सकता है, ये चिप्स यहाँ भी आ सकता है, तो मशीन सरफेस की भी सरफेस को ख़राब करेगा, तो सरफेस फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, पुअर होगी, पुअर क्वालिटी की सरफेस फिनिशिंग मिलेगी। तो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग एक चिप ब्रेकर का यूज़ करते हैं। जैसे आप हाई स्पीड पे जब गाड़ी चलाते हो तो आप देखते हो कि आपकी स्पीड को गवर्नमेंट क्या करती है, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगा देगी, या फिर वहाँ पे कुछ स्मूथ रोड ना देगी, कुछ डिज़ाइनिंग में चेंज कर देती है। और स्पीड ब्रेकर जब भी लगेगी वो एक सिंगल नहीं रहता है, दो या दो से ज़्यादा रहता है ब्रेकर्स। सेम यहाँ पे भी हम एक ब्रेकर बनाते हैं, तो वो ब्रेकर यहाँ पे होगा लाइक टू बी ब्रेक सरफेस पे इस तरीके से बना दिया जाएगा, एक सेफ में एडिशन कुछ मटेरियल्स का कर दिया जाता है, बहुत ही माइन्यूट सा होता है, क्योंकि चिप्स की भी थिकनेस बहुत कम होती है। तो जब चिप्स यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शंस में, तो यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ पे जाते जाते वो टूट जाएगा, तो चिप्स कंटिन्यूस चिप जो है ब्रेक होता जाएगा, और ब्रेक होगा तो फिर हमारे लिए वो एक्यूमुलेट यहाँ पे नहीं होगा, नीचे गिरता जाएगा। कंटिन्यूस चिप्स का एक एडवांटेज भी है कि ये छोटे पार्ट्स में होता नहीं है, तो वो वहीं एक्यूमुलेट होता है, वो स्कैटर्ड होकर हमारे ऊपर नहीं आता है, हमें डैमेज नहीं करता कहीं से भी। क्योंकि अगर हम डिसकंटिन्यूस चिप की बात करेंगे तो वहाँ देखोगे आप स्मॉल साइज होगा, छोटे छोटे चिप्स होंगे, इस टाइप के छोटे छोटे चिप्स होंगे, यहाँ चावल के दाने के बराबर होते हैं। तो उसका टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मशीनिंग, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है
अप्रॉक्सीमेट 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी 700-800 तक पहुंच जाता है। ठीक है, मशीनिंग कंटिन्यू हो रही है तो बढ़ता ही जाता है वो। तो वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो सडन ड्रॉप तो करता है इसका टेम्परेचर, बट फिर भी कुछ ना कुछ रहता है इतना ज़्यादा कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। जो हमारे पास आएगा तो हमारे जैसे ये ओपन स्किन है हमारी, यहाँ डैमेज कर सकता है हमको, या हमारी आंखों में पहुंच गया तो भी हमारे लिए डैमेज कर सकता है। तो डिसकंटिन्यूअस शिप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने छोटे पार्टिकल्स होते नहीं, वहीं पे एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं और वहीं पे, या फिर ब्रेकर जो है वहीं पे उसको तोड़ के गिरा देता है। तो ये कंटिन्यूअस शिप्स के बारे में रहा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चिप ब्रेकर हम यूज़ करते हैं कि इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ना मिले हमें, तो लेंथ को ब्रेक करने के लिए हम चिप ब्रेकर यूज करते हैं, उसे हम चिप ब्रेकर कहते हैं। अब बात आती है हमारी डिसकंटिन्यूअस चिप्स की। डिसकंटिन्यूअस चिप, एज द नेम इम्प्लॉयज, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यू नहीं है डिसकंटिन्यू। जैसे ये जो है कंटिन्यूअस चिप का शेप है ये। अब डिसकंटिन्यू में क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स अपने आप मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई, जब वहाँ पे रजिस्टिंग पावर ज़्यादा होगी किसकी, वर्कपीस की, और वर्कपीस की रजिस्टिंग पावर होगी, सरफेस रेजिस्टेंस ज़्यादा तब होगा कि जब वो हार्ड मटेरियल होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। तो दैट मीन्स कि डिसकंटिन्यूअस शिप विल बी ऑब्टेन ओनली व्हेन मटेरियल मशीनिंग, वर्कपीस का जो मटेरियल वो ब्रिटल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है, टाइटेनियम है, कार्बाइड है, एटसेट्रा। और लो कटिंग स्पीड और स्मॉल रेक एंगल, दैट मीन्स कि नेगेटिव रेक एंगल पे बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव पे। तो ये सारी चीज़ें जब फुल कंडीशंस होंगे, इनमें से कुछ भी होगा तो डिसकंटिन्यूअस शिप मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। डिसकंटिन्यूअस शिप में क्या होगा कि एक्यूमुलेट करना, उनको कलेक्शन करना बड़ा टफ टास्क होता है, और उससे अपने आप को बचाना भी होता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे कि उसको हमें एक्यूमुलेट करना बड़ा टफ टास्क होता है हमारे लिए। हमें बचाना रहता है खुद को कि भाई वो हमारे ऊपर स्कैटर्ड होकर ना आ जाए, हमारे ऊपर आया कहीं हमें हमारी आंखों को ना डैमेज कर दे। इसीलिए हम जब भी मशीनिंग करते हैं तो मशीन्स को आसपास कवर कर देते हैं। अगर सीएनसी मशीन है तो उसमें तो बहुत तेज़ी से ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो इसलिए उस पर एक कवर दिया रहता है। विदाउट कवरिंग आजकल की जो मशीनें होती हैं वो रन नहीं करेंगे जब तक आप उसे कवर नहीं करोगे। तो डिसकंटिन्यूअस शिप है। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप ऑफ चिप जो कॉन्टिन्यूअस विथ बिल्ट अप एज। कॉन्टिन्यूअस विथ बिल्ट अप एज, कॉन्टिन्यूअस विथ बिल्ट अप एज का मतलब ये हुआ कि चिप तो कंटिन्यू है लेकिन उसके एज पे बिल्टअप हो रहा है। क्या बिल्टअप हो रहा है भाई, वो बिल्टअप ये है कि ये जो मटेरियल यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो, ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी मटेरियल से आ रहा है, इसी मटेरियल से आ रहा है। कैसे आ रहा है कि जब आप हाई प्रेशर्स पे, हाई कटिंग स्पीड पे यहाँ पे मशीनिंग करोगे, कटिंग स्पीड ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी डक्टाइल है तभी तो कंटिन्यूस आ रहा है, तो डक्टाइल है। ठीक है, कटिंग स्पीड आपने बढ़ा दी, प्रेशर उस पर दे दिया, कटिंग जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ज़्यादा कर दिया आपने, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे एक लोकलाइज जोन जो होता है जहाँ पे ये सारे ये डिफॉर्मेशन प्रोसेस जो हो रहा है शेयरिंग जोनों से, वहाँ पे इस जोन में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा टेम्परेचर रेज कर देगा। टेम्परेचर रेज करेगा तो यहाँ से हमारा मटेरियल रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा, चिप से निकलेगा बट यहाँ पे एडिशन कर जाएगा, चिपक जाएगा, फिर वो टूट के बाहर निकल जाएगा। यानी चिप निकला, उसका एंड पार्ट यहाँ पे चिपका और बाकी ऊपर का पार्ट टूट के निकल गया। फिर दूसरा चिप आया, वो भी ऐसे किया, निकला, उसमें से थोड़े से पार्ट्स को अपने साथ रिमूव कर लेकर चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर लेके चला गया इस डायरेक्शन में अलोंग द रेक सरफेस, और जो बचा हुआ पार्ट्स फिर उसमें चिपक गया। तो ऐसे बार बार जब एडिशन होगा तो वहाँ पे एक एज पे बिल्टअप हो जा रहा है, ये चीज़ें चिपक जा रही है, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस विथ बिल्टअप एज कहते हैं। इसी पार्ट्स को कॉन्टिन्यूअस विथ बिल्टअप एज कहते हैं, और ये चीज़ें वर्कपीस पे भी कभी कभी चिपक जाएंगे, वर्कपीस पे भी। तो वो रेक सरफेस पे भी मिल सकता है बिल्टअप एज ये, और यहाँ पे भी। ये हमारा एक तरह से ड्रॉबैक है, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है, जब मशीन सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे है, इसकी फिनिशिंग हो चुकी है और वहाँ पे सरफेस रफनेस के फॉर्म में एक टेक्सचर डेवलप हो गया, रफनेस डेवलप हो गई, तो फिनिशिंग हमारी ऑब्वियस सी बात है खराब हो गई, वर्कपीस की हमारी फिनिशिंग खराब हो गई। तो ये कंटिन्यूअस विद बिल्डअप एज का एक ड्रॉबैक है। तो इसके अवॉइडेंस के लिए, इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि कटिंग फोर्स और ये जो हमारा टेम्परेचर स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। पैरेलली हम लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहे। कटिंग फ्लूइड जिसे कहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। कटिंग फ्लूइड्स उसको टेम्परेचर यहाँ का मिनिमाइज करता है, जो यहाँ पे जितनी भी टेम्परेचर जो हमारा रीच हो रहा है,
ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ कंटिन्यूअस विथ बिल्टअप ईच। मैं फिर बता दे रहा हूँ, ईच पे जो बिल्टअप हो रहा है और वो चिप कंटिन्यूअस है, सो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस विथ बिल्टअप एज। कंडीशन इसकी है कि डक्टाइल मटेरियल है, हाई कटिंग स्पीड है और हाई प्रेशर्स पे है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है लोकलाइज एरिया में, और फ्रिक्शन जो है टेम्परेचर रेज कर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लास्टिसिटी, इसकी वो प्लास्टिक फ्लो कंडीशन जो है बढ़ जा रही है और मटेरियल यहाँ पे चला जा रहा है। ड्रॉबैक इसका ये है कि ये वियरिंग बढ़ा दे रहा है टूल की, बहुत ज़्यादा वियरिंग करेगा, जिसकी वजह से टूल लाइफ बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगी, और ये मशीन सरफेस का जो मशीन रफनेस है वो बढ़ा देगा। अब हम आते हैं कटिंग, जितने भी कटिंग फोर्सेस हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं इन मेटल कटिंग में, उस पर हम डिस्कस करने आएंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी जो दी गई थी 1900 में दी थी, एम यूगेन मर्चेंट ने दी थी, एम यूगेन मर्चेंट ने दी थी। उन्होंने बताया था कि जो कटिंग है हमारा, उस ड्यूरेशंस में शियर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और कटिंग फोर्स लग रहा है। ये तीन फोर्स हैं और तीनों के पैरेलली नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, जो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए कंप्लीट एक इमेजिनरी सर्किल बना रहे हो, और एक रिजल्टेंट इनकी एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। और फोर्सेज एनालिसिस करने का इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड्स, जिसे हम कहते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम। इन्होंने एक इमेजिनरी सर्किल के थ्रू इस सिस्टम को समझाया था कि कैसे हम फोर्स को एनालिसिस करेंगे। 3 टाइप्स के फोर्सेज हैं, उसमें है शियर फोर्सेस along द शियर प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो लगेगा हमारा टूल और चिप्स के बीच में लगता है, और कटिंग फोर्सेस मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ से दिखा देना चाह रहा हूँ। ये हमारा चिप है, ये टूल है, तो ये हो गया हमारा एक फोर्स, ये है सॉरी, ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये हमारा कटिंग फोर्स, और ये शियर प्लेन के अलोंग जो हमारा लगता है वो शियर फोर्स है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ये लग जाएगा। अब सारे फोर्सेज जो है, 3 फोर्स, ये शियर फोर्स हो गया, ये कटिंग फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, सारे फोर्सेस को बैलेंस करेगा। जैसे यहाँ पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, यहाँ पे लगेगा यहाँ से आपका नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ से बैलेंस करेगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स को। तो एज पर ट्रायंगल लॉ ये वेक्टर्स एडिशंस होंगे सारे फोर्सेस के। मैं आपको वेक्टर एडिशन दिखा देता हूँ। ये वेक्टर एडिशन ऑफ शियर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, आर डैश एफ एस प्लस एफ एन, और ये रिजल्टेंट किसका, फ्रिक्शन का और उसके नॉर्मल का, ठीक है। तो फ्रिक्शंस का मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा बनेगा कि ये शियर फोर्स हो गया, और ये इसका शियर फोर्स के पैरेलल में हमने जो सिंबल यूज़ किया है यानी यूज़ किया, और ये जो होता है आपको पता है, ये जो मिलाया जाएगा वो रिजल्टेंट है, और ये है आर डैश, ठीक है। ऐसे ही सारे फोर्सेस को हम ड्रॉ करते जाते हैं। कटिंग फोर्स है हमारा, जैसे ये कटिंग फोर्स है, ठीक है, कटिंग फोर्स के पैरेलल में थ्रस्ट फोर्स लगेगा Ft, और जब इसको आप मिलाओगे ये इसके टेल से इसके हेड को, और ये आर रिजल्टेंट आर डैश कहलाता है। कुछ कंडीशंस इन्होंने बताई थी, वो आर डैश मस्ट बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू आर, मतलब आर डैश और आर इक्वल होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग कर देंगे तो हमारी मशीनिंग ईजिली हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो 3 जो फोर्सेस थे हमने दिखा दिया आपको, शियर फोर्स, कटिंग फोर्स और आपका एक नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा वर्क पीस है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मशीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जो हमारा टूल है, टूल का जो कटिंग एज की शॉर्पनेस है, वो शॉर्पनेस में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो थ्रू आउट उसका शॉर्पनेस मेंटेन होना चाहिए। और दैट मीन्स की इन अदर वर्ड है कि उसका जो नोज रेडियस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिल्टअप एज का फॉर्मेशन नहीं होगा, चिप्स या तो कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस हो, कोई बिल्डअप एज नहीं होगा। चिप्स का जो फ्लो होगा
वो along द सेम पाथ होगा, एक सरफेस के along ही होगा, चिप्स के फ्लो में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, डेप्थ ऑफ कट भी थ्रू आउट आप रिमेंस लेके चलोगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं करोगे कि नहीं डेप्थ ऑफ कट बीच में चेंजेस कर लो। तो देयर आर सम एजम्पशंस you can read here, the tool is perfectly sharp and there is no contact along the clearance forces, the chip does not flow either side, मतलब along the एक surface ही जाएगा, किसी कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, that chip is width is constant, और उसकी width जो constant होगी TC is equal to constant, ये दे रहा है, width of the tool is greater than the work that the of the work moves with uniform velocity relative to the tool, ठीक है, जो हमारा वर्क पीस का मूवमेंट है, जैसे आप कटिंग स्पीड कर रहे हो और जो कटिंग वेलोसिटी है, कटिंग स्पीड है, दोनों मतलब जो टूल की वेलोसिटी है वो दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे के रिलेटिव में जो चल रही है, जो इनिशियल पे है वही रहेंगी। मोरल ओवरऑल ये है कि जो बीच में आप कोई भी चीज़ें जिसमें चेंज नहीं कर रहे हो, अगर चेंज कर रहे हो तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, तब ये एनालिसिस को आप फॉलो नहीं कर सकते हो, तब ये नहीं माना जाएगा। दिस इज अ मर्चेंट सर्कल डायग्राम, वी कैन सी हियर, दिस इज अ टिप से हम यहाँ से ड्रॉ करेगा, हमने एक सर्किल ड्रॉ की गई है, सारे फोर्सेज इस सर्किल के सरफेस पे ही आके टच कर रहे हैं, देखोगे आप एरो फॉर्म में ये है हमारा, ठीक है, कटिंग फोर्स है, ये यहाँ से जा रहा है, ये जो है यहाँ से आएगा, ये टूल है और चिप के बीच में एक जो फोर्स है हमारा, ये हमारा एक फोर्स यहाँ आ गया हमारा, ठीक है, इस फोर्स को आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, शीयर फोर्स जो इसे अलॉन्ग जा रहा था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में शीयर फोर्स है हमारा, ये चला गया यहाँ पे शीयर फोर्स है, और सारे फोर्सेज जो 3 फोर्सेज हैं, ठीक है, कटिंग, शीयर एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके बीच में, यहाँ यही तो लाइन ऑफ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके, टूल और चिप के बीच में, इसके अलॉन्ग टूल का जो मूवमेंट है, टूल मूवमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो कटिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक, चूंकि टूल हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो थ्रस्ट फोर्स हमारा बैलेंस कर रहा है इसको, वही टूल का जो है थ्रस्ट फोर्स ये बैलेंस कर रहा है, इसका रिजल्टेंट आर, ठीक है, जो कि रिजल्टेंट ओवरऑल आर है, क्योंकि आप तीनों के जो रिजल्टेंट को ड्रॉ करोगे तो ये यही लाइन कॉमन लाइन मिलेगी, सबके एंगल्स दे रखे हैं, ये शीयर एंगल है, ये अल्फा है हमारा, ये रिलीफ है और एक एंगल है, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल इसे कहते हैं, बीटा को फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है म्यू इक्वल टू आपका F/N होता है, ठीक है, ये आपको एक 1/1 डायग्राम में दिखाता चला जा रहा हूँ कि जैसे कि ये आपका है शेयर फोर्स का इन्होंने दिखा दिया, शेयर फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है, और इसका नॉर्मल है और रिजल्टेंट है, ठीक है, पैरेलल ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये एक फोर्स का इंडिविजुअली लेवल पे हम दिखाते चले जा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे बीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी म्यू इक्वल टू F/N यहाँ से निकल जा रहा है, ये है आप पढ़े होगे आपने F/N, यानी फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का, ठीक है, ये हमारा वेक्टर एडिशंस है इस फोर्स को कि, और ये फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल और ये शियर फोर्स और उसका नॉर्मल, इन दोनों का एडिशन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मस्ट अपोजिट इन डायरेक्शंस और कोलिनियर होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे, ये बीटा की बात कर रहा था, म्यू इक्वल टू F/N, वो F/N हमारा यहाँ पे है और ये tan बीटा के फॉर्म में होता है, ये इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाएगा या फिर पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। नाउ आते हैं फोर्स, कटिंग फोर्सेस पे बात करते हैं, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, शीयर फोर्स ये हमारे डायरेक्ट मेजर नहीं हो पाते हैं, ये डायरेक्ट हम इनको कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हमें कटिंग फोर्स जो है डायनोमीटर की हेल्प से, डायनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी वजह से हेल्प से हम इस चीज़ को मेजर कर पाते हैं, कौन, कटिंग फोर्स को, थ्रस्ट फोर्स को। तो हम जब मेजर कर लेते हैं तो इस फोर्स की हेल्प से हम बाकी दोनों इसको निकाल लेते हैं। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम की हेल्प से ये जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है, इसकी एक रिलेशनशिप डेवलप की गई। वो रिलेशनशिप में क्या था कि शीयर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और कटिंग फोर्स में एक रिलेशनशिप दी गई थी। जब आपको कटिंग फोर्स मिल गया तो आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे, कटिंग फोर्स मिल गया तो आप शीयर फोर्स निकाल लोगे। वो रिलेशनशिप ये है, F इक्वल टू FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा एंड नॉर्मल किसका, ये फ्रिक्शन है, ये भाई फ्रिक्शन फोर्स जो टूल और चिप के बीच में लग रहा था, और ये उसका नॉर्मल है। तो कटिंग फोर्स के टर्म्स में, कटिंग फोर्स है, ये थ्रस्ट फोर्स है, FT इज अ थ्रस्ट फोर्स, इसके टर्म्स में FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा, FC कॉस अल्फा माइनस FT साइन अल्फा। पैरेलली शीयर फोर्स की बात कर दे रहे हैं हम, शीयर फोर्स, शीयर, ये शीयर फोर्स अलोंग द शीयर प्लेन, जो शीयर प्लेन के अलोंग लगता है, और ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। तो ये भी आप देखो कि FC cos फाई, चूंकि यहाँ पे शीयर एंगल का फॉर्मेशन था तो शीयर एंगल के फॉर्म में दे रखा है, FC cos फाई माइनस FT sin फाई,
एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव। यू कैन सी हियर आपको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, एफ सी एफ टी एंड अल्फा फाइव। अल्फा फाइव आप गिवन रहेगा क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन पूछ दिया एफ सी और एफ टी। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी तो हमने आपसे प्रीवियसली बताया कि यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर। डायनामोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इसको मेज़र कर सकते हो। एक डायनामोमीटर ऐसा होता है जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, वो ये नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये डायनामोमीटर यहाँ पे भी इसका एक छोटा सा टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सब थे सारे फोर्सेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं मशीनिंग में, और ये कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं आपने दिखा दिया कि एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो इसके टिप से पास करेगा, ठीक है, जिसका रेडियस जो होगा कैपिटल आर होगा, जो कि रिजल्टेंट है ओवरऑल का, और सारे फोर्सेज के जो टिप है एंड होंगे इस सरफेस पे। ये मर्चेंट सर्किल की ये खासियत है, ठीक है। एंगल्स जो फॉर्मेशन होगा वो अल्फा फाइव और बीटा के फॉर्म में होगा, इसमें बीटा जिसे हम फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, बीटा को हम फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। जो फोर्सेज हैं फॉर्म हो रहे हैं वो एक ट्रायंगल शेप में कैसे मतलब बन रहे हैं वो आपको यहाँ से दिख जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स उसका नॉर्मल है, उसका रिजल्टेंट कौन सा है, फिर ये कटिंग फोर्स और ये उसका नॉर्मल है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स ये है और उसका नॉर्मल ये है, शेयर फोर्स और फिर ये उसका नॉर्मल ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे आप, ये है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। बचता है क्या, कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि कटिंग फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं, कटिंग फोर्स को डायनामोमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। तो जो कटिंग फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही रिजल्टेंट जो होता है आर जो होता है मर्चेंट सर्किल डायग्राम का रेडियस होता है, और इसकी हेल्प से हम सारे चीज़ों को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अदर पैरामीटर्स है जो हमें पता नहीं है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल कितना है, शेयर फोर्स कितना लग रहा है, वो हम सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। ये चारों पैरामीटर्स अगर हमारे पास हमें अवेलेबल हों तो हम इनमें से कोई सा भी चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम अपनी मशीनिंग्स में अगर कोई किसी टाइप्स की किसी फोर्स की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है या किसी टाइप्स का वियर हो रहा है तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे स्टडी करके, ठीक है। दैट्स ऑल। ये हमारे रेफरेंसेस हैं जिसकी हेल्प से हमने ये सारी चीज़ें रेडी की थी। थैंक यू।